आपका क्या रुख है अभी इस बिल को लेकर के? देखिए, मेरे हिसाब से जब हम लोग इस क्षेत्र में बात करते हैं कि कानून कैसा हो, व्हाट द लॉ शुड बी, तो उस समय जो एक लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज होती है उसमें देश के हर एक नागरिक को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि एक हम लोग ऐसी व्यवस्था की संरचना करने जा रहे हैं जो समय समय तक काफ़ी आगे आने वाले समय तक इम्पैक्ट करेगी। और एक ऐसी समस्या जिससे हम लोग काफ़ी दिन तक जूझते चले आए हैं, तो इसलिए दर्द भी हमें काफ़ी ज़्यादा है इस समस्या से। अब मैं ये कहना चाहता हूँ अपने ओपनिंग कमेंट्स में कि ये जब बिल आया था तब मैंने इस बिल की स्वयं तारीफ की थी और आज भी तारीफ कर रहा हूँ कि बिल अच्छा है, पर ये जो तारीफ है मेरी, ये कंडीशनल तारीफ है। जैसे इट्स लाइक कि अगर एक आदमी ये कह रहा है कि ये वक्फ कानून रिपील किया जाए, एक पक्ष ये कह रहा है कि वक्फ एक्ट को टोटल रिपील होना ही नहीं चाहिए। हाँ। एक पक्ष ये कह रहे हैं, वक्फ एक्ट को रिपील करिए। और एक इसका दूसरा तरीका है समस्या को डील करने का, वो ये है कि लेजिस्लेटिव एक्सरसाइज करिए और जितने इसमें ड्रैकोनियन प्रोविजंस हैं उसको आप कट ऑफ कर दीजिए, उसको आप रिपील कर दीजिए और उसकी जगह ऐसे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस करिए जो इन कॉन्सोनेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आप पहला तरीका आजमाते कि वक्फ को टोटल रिपील कर देते, तो उसमें भी समस्या ये उठती कि वक्फ दर्ज कैसे किया जाएगा। अगर आप पूरे वक्फ की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1913 में जब पहला वक्फ कानून ब्रिटिश सरकार लाई थी 1913 और 1923 में, तब मंशा ये थी कि वक्फ के नाम पे जो गड़बड़ी हो रही है तो उसको डिस्ट्रिक्ट जज महोदय के सामने वक्फ को दर्ज किया जाए, इतना सा ही कानून था। कालांतर में 100 साल के अंदर इस कानून में अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत ऐसे ऐसे प्रावधान डाले गए कि आज इसने राक्षस का शेप ले लिया। और जब ये आवाज उठाई गई पार्लियामेंट ने इसमें इंटरवीन किया और कुछ अमेंडमेंट लाए। हमारा ये कहना है कि जो अमेंडमेंट लाए, हमने दूसरा रास्ता इख्तियार किया, हमने अमेंडमेंट का रास्ता इख्तियार किया, क्योंकि अगर आप रिपील भी करते तब भी आपको कानून लाना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो हमारी मंशा यही है, चाहे कान को आप ऐसे पकड़िए चाहे घुमा के पकड़िए, हमारी मंशा यही है कि वक्फ जो है, जो एक इस्लाम को मानने वाला है, वो अगर अपने जीवन काल में कोई संपत्ति अर्जित करता है उसको वैलिड वक्फ दर्ज कराए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसके खिलाफ विरोध भी नहीं है। और यही इस अमेंडमेंट बिल में आया भी है। पर दूसरी इसमें जो सबसे बड़ी इशू है जिसको एड्रेस नहीं किया गया, जिसको मैं डिटेल रूप में बताऊंगा, कि जो संपत्ति ऑलरेडी गलत रूप से वक्फ घोषित हो गई है वो वापस कैसे आएगी। ये बिल उसको एड्रेस नहीं करता, ये बिल उसको एड्रेस नहीं करता है और ऐसे बहुत सारे अलाइड इश्यूज को एड्रेस नहीं करता है। ये बात मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। तो एक बड़ा पहलू जो है आपत्ति, जिस पर आपत्ति जैसे फॉर एग्जांपल छूट गया। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तारीफ करता हूं इस बिल की कि इसने वक्फ की डेफिनेशन को बदला, वेरी गुड, तारीफ करता हूं मैं। वक्फ बाय यूजर की डेफिनेशन को खत्म किया, वेरी गुड, मैं तारीफ करता हूं। पर जो पहले वक्फ बाय यूजर घोषित हो गए तो उसका क्या? ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, नहीं है, ये पहले हो चुका उसको एड्रेस नहीं करेगा, ये आइंदा के लिए है। हाँ, अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टिव है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूं, और कोई भी आदमी मुझे इस पर चैलेंज करे, सेक्शन 3 सब क्लॉज सी वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 का पढ़ लीजिए। सेक्शन 3 सब क्लॉज C1 कहता है कि अगर कोई सरकारी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है तो वो घोषणा शून्य है, वो नहीं मानी जाएगी और कलेक्टर इंक्वायरी करेगा और अगर गलत घोषित होगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में चेंजेस करेगा। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, ये प्रोविजन नॉन मुस्लिम के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? ये प्रोविजन ट्रस्ट की प्रॉपर्टी के लिए, सोसाइटी की प्रॉपर्टी के लिए, एएसआई की प्रॉपर्टी के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? तो सरकार ने अपनी संपत्ति अगर इस पे दावा कर लिया, उसको तो सेव कर लिया, उसके लिए बना दिया कानून, बाकी के लिए नहीं, इंडिविजुअल के लिए इसमें।